और भोजपुरी और लोकगीत गायिका अनन्या सिंह का बुलंदशहर महोत्सव को लेकर बनाया गया थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ है। यूपी के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। अनन्या सिंह श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के दौरान थीम सॉन्ग गाकर चर्चाओं में आई थी। सुशांत अस्थाना ने बुलंदशहर महोत्सव के थीम सॉन्ग को संगीत के सुरों में पिरो दिया है और भोजपुरी गीतों की फुहारता और डबल मीनिंग गीतों पर अनन्या सिंह ने ऐतराज जताया है। न्यूज इंडिया संवाददाता पुनीत शर्मा से खास बातचीत में अनन्या सिंह ने और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं, सुनिए। आज बुलंदशहर महोत्सव 2025 का आज भव्य आगाज हुआ है और उस कार्यक्रम का आज जो शुभारंभ किया है वो उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह के द्वारा किया गया है। साथ ही भोजपुरी एवं लोकगीत की क्षेत्र से आने वाली गोरखपुर से हमारे बीच मौजूद सिंगर अनन्या सिंह, जिनका गीत राम मंदिर प्रतिष्ठान के दौरान बहुत चर्चा में रहा और वो उन्हीं के द्वारा गाया हुआ आज ये एक थीम सॉन्ग बुलंदशहर महोत्सव को लेकर आज लॉन्च हुआ है। और आइए हमारे साथ ये सब जानने के लिए कि आज वो कैसा फील कर रही हैं और क्या उनके मतलब इसकी प्रेरणा उनको कहाँ से मिलती है। और आइए जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सिंगर अनन्या सिंह। तो सबसे पहले तो अनन्या जी, आपको आपका आज गीत लॉन्च हुआ है, इसके लिए आपको न्यूज़ इंडिया परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और हम जानना चाहते हैं कि इस पूरे थीम सॉन्ग को जिस तरीके से आपने तैयार किया है, इसकी प्रेरणा कैसी मिली और कहाँ से आप इसको इंस्पायर्ड हैं? सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ न्यूज़ इंडिया के पूरे परिवार को और सारे दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद है। आप सभी चैनल को देखते हैं। साथ ही साथ हमारी संस्कृति से जुड़ी चीज़ें जो हैं वो मैं देखती हूँ कि अक्सर इस चैनल के माध्यम से प्रसारित की जाती है। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ मैं। और आज की अगर बात करें तो आज के महोत्सव में बुलंदशहर महोत्सव का आज आगाज़ हुआ और आज के ही दिन उत्तर प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह जी द्वारा मेरे एक गीत का विमोचन हुआ जो बुलंदशहर महोत्सव का थीम सॉन्ग था। तो ये बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था मेरे लिए और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा क्योंकि बहुत ही बड़े स्तर पे इसका आगाज़ किया गया है और बहुत अच्छे से इसको लॉन्च किया गया है। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिलाधिकारी महोदया का, साथ ही हमारे मंत्री जी का और जितने प्रशासन के जितने भी अधिकारीगण हैं, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज का जो माहौल है, उस माहौल में अधिकतर बॉलीवुड की तरफ, सिंगिंग की तरफ आजकल बच्चे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपने भोजपुरी और लोकगीत की शैली को अपनाया। क्या प्रारंभिक शिक्षा रही आपकी? कहाँ-कहाँ से आपने सीखा? तो इसके विषय में थोड़ा जानकारी। जी, बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि बचपन से ही आप देखेंगे बच्चे फ़िल्मी गीतों की तरफ ही आगे बढ़ते हैं और सबको ऐसा लगता है कि फ़िल्मी गीत गाकर ही वो स्टार बन सकते हैं या फिर वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपने माँ-बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़ी चीज़ों को अगर आगे लेकर बढ़ते हैं, तो मन में एक अलग-सा विश्वास होता है कि हम अपनी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी हमें बहुत सपोर्ट करती है क्योंकि बहुत कम उम्र में ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप अपने लोक गीतों को लेके आगे बढ़ रहे हैं और तमाम तरह के लोगों का ऐसा सामना भी करना पड़ता है जो लोग ऐसे विपरीत तरह के सवाल लेके चले आते हैं, एकदम परिस्थिति से विपरीत खड़ा कर देते हैं सवालों के कटघरे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोक गायन जो है वो मैंने शुरुआत तो आज से करीब 8-10 साल पहले ही कर दी थी जब मैं बहुत छोटी थी और सरकार द्वारा ही एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ था हमारे शहर गोरखपुर में और वहाँ से मुझे इसकी प्रेरणा मिली और वहाँ से मैंने सीखना शुरू किया। फिर प्रदेश स्तर पे मैंने उसको स्थापित किया, फिर देश स्तर पे, फिर बाहर विदेशों में भी सरकार की तरफ से मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैंने अपने गीतों के माध्यम से अपनी संस्कृति को वहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश की। इस श्रृंखला में तमाम ऐसे गुरुजन हैं जो मेरे मिले और साथ ही साथ उनसे सीख कर मैंने धीरे-धीरे अपनी ये सीढ़ी तैयार की है। तो सबसे पहले जो मेरे गुरु थे वो स्वर्गीय चंडिका प्रसाद मिश्र जी थे और उसके बाद जो मेरे गुरु बने उनका नाम स्वर्गीय सांवरे लाल पांडे जी है। तो उन दोनों लोगों से सीखा मैंने। फिर मैंने जो आगे की प्रारंभ मेरी जो शिक्षा रही है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में वो मैंने संगीत से ही की थी, तो वहाँ पे मैंने सीखा। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि भोजपुरी जो क्षेत्र है, उसमें बहुत डबल मीनिंग और द्व्यर्थी तरीके के गीतों का चलन है। और जो गीत इस टाइप के होते हैं, उन्हीं को
ऑडियंस भी पसंद करती है और वो हिट भी हो रहे हैं। लेकिन आपकी जो गीत शैली है, उसमें कहीं भी कोई फूहड़पन या कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं सामने आ रही हैं और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि आप भक्ति में आप गीतों को भोजपुरी अंदाज में भी आप रख रहे हैं। तो क्या लगता है आपको क्या आपका उद्देश्य है कि क्या आप भोजपुरी की उस जो डबल मीनिंग जो थीम है, उसको बदलने का कुछ ऐसा प्रण है या क्या लगता है आपको कि कुछ ऐसा नया क्रिएटिव होगा आपके इन गीतों से? बिल्कुल मुझे लगता है कि 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात वाला हाल है। 4 दिन के लिए नाम कमाने के लिए पूरी ज़िंदगी जो है वो बदनामी का जो टैग है वो लेकर घूमने से बेहतर है कि हम साफ-सुथरी चीज़ें गाते चलें और साथ ही साथ इससे हमारे देश का भी तो नाम जो है वो आगे बढ़ रहा है कहीं न कहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, आपका नाम कितने सम्मान से लिया जाता है समाज में, ये बेहद ज़रूरी है। और ऐसा भोजपुरी में तमाम ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको तुरंत हाइलाइट होना है, जिनको रातों-रात स्टार बनना है, उसके लिए वो ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करते हैं और ऐसे शॉर्टकट्स अपनाते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन का सफ़र नहीं होता है, फिर उनको अंत में वही सब करना पड़ता है। एंड में फिर वो इन चीज़ों के शिकार होते हैं। और जितने भी ऐसे गाने बन रहे हैं इनको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है, अभी फ़िलहाल जिस रूप ये रूप ले चुका है, बट इसके पैरेलल हम एक और इंडस्ट्री खड़ी ज़रूर कर सकते हैं, जो साफ-सुथरी इंडस्ट्री है। और देखिए, ज़िंदगी हर एक क्षेत्र में है, हर एक भाषा में है, हर एक स्टेट में है। लेकिन उसको हम अगर मैं ये सोचूँ कि मैंने बेड़ा उठा लिया है कि मैं ख़त्म कर दूँगी, तो ये बकवास बातें हैं, ऐसा होता ही नहीं है। हम जो कर रहे हैं, अगर हम सही दिशा में कर रहे हैं, तो क्या पता जो मेरे बाद की जनरेशन है, वो मेरा ग्रोथ देख के मेरे बाद वो चीज़ें कर सकती है। आज मैं प्रधानमंत्री के समक्ष अगर बैठती हूँ, तो मैं बिल्कुल विश्वास के साथ आँखों से आँखें मिला के बैठ के बात कर सकती हूँ, लेकिन वो लोग नहीं कर सकते जो दो अर्थी गाने गाते हैं। अगर निकट भविष्य में आपको जिस तरीके से आप स्वयं भी ये मतलब ये स्वीकार कर रही हैं कि ये बहुत ही वास्ट एरिया है और ये चीज़ें ब्लड में मतलब एक शामिल हो गई हैं ये फूहड़पन। तो अगर आपको भी परिस्थितियोंवश अगर इस तरीके के गीत गाने का ऑफ़र मिला बॉलीवुड उसमें आपका जो भोजपुरी फ़िल्म जगत है उसमें या हॉलीवुड में या बॉलीवुड में, तो क्या माने कि आप डबल मीनिंग गीतों से दूरी बनाएँगी या आप उसे एक्सेप्ट करेंगी? आपको क्या लगता है? देखिए, आपकी विधा देख के तो आपकी शैली देख के तो लगता है कि दूरी बनाई जाएगी लेकिन चूँकि डिमांड जैसी रहेगी, जैसी ऑडियंस की डिमांड रहेगी, उसके अकॉर्डिंग जाना चाहेंगी आप या दूरी? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी तक का जो सबसे कठिन सफ़र था, वो मुझे लगता है कोरोना का सफ़र था। उस कोविड के सफ़र में जिनकी शायद सरकारी नौकरी थी, बस उनका ही जीवन थोड़ा अच्छा यापन हुआ। साथ ही जिनका बिज़नेस बहुत बड़े लेवल पे है, या तो उनका जीवन अच्छे से यापन हुआ। बाकी वो लोग जो रोज़ गड्ढा खोद के कुआँ बना के पानी निकाल के पीते हैं, उनका जीवन तो ऐसा था कि वो मोहताज थे। इवन 2 रोटी के भी मोहताज थे, ऐसा समय था। जब वैसा समय बीत गया और उस वक़्त हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आगे जीवन में किसी भी तरह का ऐसा मुझे लगता है अवसर मैं कभी नहीं लेना चाहूँगी। और दूसरी बात एक और मैं रखना चाहती हूँ कि कलाकार वो है ना जो ऑडियंस ऑडियंस की सोच बदल दे। कलाकार वो नहीं है जो ऑडियंस के हिसाब से खुद को बदले। कलाकार वो है कि उसके स्टेज पे आते ही अगर उसका मूड है कि वो डिवोशनल गाएगा, तो उसकी ऑडियंस को वो ऐसा बना दे कि वो डिवोशनल ही सुनने को तैयार है। तो मेरे हिसाब से अपने अंदर ये शैली होनी चाहिए और अपने अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए कि आप ऑडियंस को बदल दो। अभी रिसेंटली हनी सिंह का पंजाबी सिंगर, पॉप सिंगर हैं। हनी सिंह का एक गीत वायरल हुआ जिसको लेके काफ़ी क्रिटिसिज़्म हुआ। बहुत डबल मीनिंग और बड़ा फूहड़पन से मतलब लिप्त था वो गीत। उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपका विचार है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज के समय में जितने बड़े स्टार्स हैं, वो अगर कुछ कोई गीत या कोई भी पिक्चर, मूवी या कुछ भी अगर समाज में लेकर आते हैं, तो पब्लिक उसको ही फ़ॉलो करती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये इतना अभद्र गीत, बहुत ही बेकार, घटिया जिसे कहा जा सकता है, वैसा वो गीत था। और ऐसा गीत गाकर यही एक एग्ज़ाम्पल सेट किया जा रहा है समाज में कि आप ऐसा गाओगे तो आप रातों-रात स्टार बन जाओगे, जैसे वो रोड पे गाने वाली लड़की रातों-रात स्टार बन गई। हमें खुशी इस बात की होती कि चलो हनी सिंह ने अगर किसी रोड से उठा के किसी लड़की को स्टार बनाया है, तो वो किसी अच्छी शैली को गवा के बनाया है। भाषा तो भोजपुरी ही है, बदनाम तो भोजपुरी ही हो रही है ओवरऑल। उसको भले वो 4 दिन की चाँदनी मिल जाए, लेकिन बदनाम तो भोजपुरी हो रही है, तो भाषा के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये।
तो ये बहुत गलत है और बड़ा स्टार जो भी करता है वही जनता कॉपी करती है, वही छोटे स्टार्स या छोटे जो सिंगर्स हैं या जो एकदम उभरते हुए कलाकार हैं वो वही कॉपी करते हैं। तो ये इतना घटिया मैसेज है कि इसकी वजह से मुझे लगता है कि सारा समाज में जितने कलाकार हैं वो सब गलत गलत लाइन की तरफ जा चुके हैं और जा रहे हैं, लगातार ऐसा हो रहा है। और इसके लिए तो सख्त एक्शन लेना चाहिए। जैसे बीच में भी रणवीर इलाहाबादिया को लेके बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी माता-पिता के ऊपर और अगर उसको लेके इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है, तो बेशक इसको लेकर भी बड़ा मुद्दा बनाया जाना चाहिए ताकि आगे किसी की भी रूह काँपे ऐसा गाना गाने से। मेरा अगला सवाल यही था कि अभी जो पॉडकास्ट में हुआ रणवीर इलाहाबादिया द्वारा या उनकी टीम के द्वारा, तो यूट्यूब पर जिस तरीके की अश्लीलता परोसी जा रही है और उसको आमतौर पे माइनर्स, टीनेजर्स और यूथ उसको देख रहा है, तो उस पे आपका क्या मतलब कहना है? क्या उसकी मतलब देखिए, मैंने अभी जब ये मामला सामने आया था, उस वक़्त भी मैंने कई चैनल्स पे अपनी बात रखी थी और सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और मुझे भारत के प्रधानमंत्री ने मुझे सम्मानित किया, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं भारत के उसी कल्चर को परोसूँ, ताकि भारत की जो संस्कृति है, वो आगे बढ़े और देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भारत का नाम उसी सम्मान से लिया जाए। जिस इंसान को प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया है, जिसकी यूट्यूब से करोड़ों अरबों रुपए की इनकम जनरेट होती है, जिसने आज तक एक मुखौटा लगाकर समाज में परोसा है अच्छाई और सेलिब्रिटीज के साथ उन्होंने एक हाइप बना के बहुत अच्छा और बढ़िया काम किया है, लेकिन वो एक मुखौटा था क्योंकि सच्चाई आज नहीं तो कल सामने आ ही जाती है और जो जहन में बात होती है वो ऐसे ही चुटकी में सामने आती है और चुटकियों में ही इंसान का करियर खत्म हो जाता है। तो ये सबसे अभद्र टिप्पणी थी और जिस तरीके से इस मुद्दे को यहाँ पे लेके गए सभी लोग और केस तक की बात आई, वैसे ही मुझे लगता है कि ये जो गीत आया था हनी सिंह जी का, इसको भी ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत बेकार है और बहुत अभद्र है। हमारा आखिरी सवाल कि आज जब आपका ये गीत लॉन्च हो रहा था बुलंदशहर महोत्सव में, उस दौरान में लॉन्चिंग के दौरान खास तौर पे एलईडी वॉल में डिस्टरबेंस हुआ। तो जो लॉन्चिंग की जो प्रक्रिया थी उसमें ये व्यवधान पैदा हुआ कि विजुअल्स क्लियर नहीं हुए। उसके बाद वही एलईडी प्रॉपर चली। इसको कैसे देखते हैं? देखिए सबसे पहले तो ये थोड़ा निराशाजनक था मेरे लिए क्योंकि समाज के सामने सबसे पहली बार ही वो वीडियो सामने आ रहा है और वो प्रॉपर नहीं आ पाया सामने एलईडी में टेक्निकल इशू की वजह से। वैसे मैं इसको टेक्निकल इशू ही मानती हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, मशीन है, इसमें कोई व्यवधान डालने जैसा कोई तो प्रयास नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और इस चीज़ की पहले से ही देख-रेख कर लेनी चाहिए थी। इसको स्टार्टअप करने के पहले एक बार चेक-वेक कर लेना चाहिए था अच्छे से। ये ज़िम्मेदारी से इस चीज़ को काम करना चाहिए था। तो ये हमारे साथ एक्सक्लूसिवली हमारे साथ मौजूद हैं अनन्या सिंह, बॉलीवुड भोजपुरी सिंगर। और देखते हैं इनका भविष्य जिस तरीके से ये आगे बढ़ रही हैं। हम उम्मीद करते हैं और साथ ही न्यूज़ इंडिया परिवार उनको शुभकामनाएँ देता है निकट भविष्य के लिए कि ये अपनी बुलंदियों तक पहुँचे। कैमरा पर्सन इमरान इबाद के साथ पुनीत शर्मा, न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर।